अब यहाँ पे कुछ हायर एजुकेशन के प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। अब जो हमारा हायर एजुकेशन है वो एक तरह से जो कॉलोनियल लेगेसी है, हमारा जो कॉलोनियल पास्ट रहा है, उसका भी इस पे एक तरह से इम्पैक्ट है। जो कॉलोनियल पॉलिसीज हैं वो हायर एजुकेशन को, साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन को वो प्रोमोट नहीं करते थे। तो इसका फिर हमारे आज की हायर एजुकेशन पे एक तरह से कॉलोनियल लेगेसी का इम्पैक्ट है। आप देखें कि 1835 में मैकॉलेज मिनट ऑन एजुकेशन एक रिपोर्ट आती है जिसमें ये कहा जाता है ब्रिटिश जो है ऑफिशियल्स को कि आप अरबिक को रिप्लेस करें, संस्कृत को रिप्लेस करें, इन दोनों लैंग्वेजेस को इंग्लिश के साथ रिप्लेस कर दें। और ये इंग्लिश के साथ जो है हमारा जो ताल्लुक है आज तक इन कनेक्ट हो चुके हैं हम और सफ़र करते रहते हैं। और कॉलोनियल मेंटलिटी का एक जो है बड़ा एलिमेंट इंग्लिश के बुनियाद पे जज किया जा रहा होता है कि जो इंग्लिश बोलता है वो बाकियों से शायद ज़्यादा बेहतर सोचने वाला है। तो लैंग्वेज के साथ एसोसिएशन 1835 में ये मैकॉलेज मिनट ऑन एजुकेशन जो है, इस रिपोर्ट में सजेशन जो है वो ब्रिटिश ने अपनाए और फिर एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया। उसके अलावा आप ब्रिटिश की पॉलिसी जो 1854 में उनकी पॉलिसी आई, वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच, इसमें इन्होंने इंग्लिश मीडियम कर दिया कॉलेज लेवल में। और ब्रिटिश यही चाह रही होती थी कि उस वक्त किसी तरह से जो इंडियंस हैं उनको ब्रिटिश बाय ब्लड बना दिया जाए। दे वांटेड टू ट्रांसफॉर्म इंडियंस एज ब्रिटिश बाय ब्लड। अगर वो दिखने में ब्रिटिशर्स नहीं हैं तो उनको एजुकेशन वो दी जाए कि वो खुद को बाय ब्लड ब्रिटिशर्स समझना लगे। और ऐसे में जो हायर एजुकेशन है उसको निगलेक्ट किया गया। जो रॉन्ग प्रायोरिटीज थी स्टेट की वो पोस्ट कॉलोनियल एरा में हमने देखा। हायर एजुकेशन नेग्लेक्टेड रही बहुत बड़े टाइम तक। इवन मुशर्रफ के टाइम में, परवेज मुशर्रफ के टाइम में हायर एजुकेशन कमीशन इंट्रोड्यूस की गई, जो जब मुशर्रफ का रूल था। ऑन वन हैंड हायर एजुकेशन ने कुछ इम्प्रूवमेंट भी की है। हायर एजुकेशन कमीशन जो है इसने इम्प्रूवमेंट की हायर एजुकेशन में, वाइल ऑन द अदर हैंड एक तरह से अनवांटेड या अनइंटेंडेड आउटकम्स भी रहे जो हायर एजुकेशन के लिए एक तरह से सही नहीं थे। हायर एजुकेशन कमीशन बनने के बाद जो यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमीज थी, यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से हर यूनिवर्सिटी इनोवेशन करना चाह रही होती थी, अपने सिलेबस को अपनी तरह से बच्चों तक डिस्ट्रीब्यूट करके सेमेस्टर्स में उन्हें पढ़ाना चाह रही होती थी। तो ये यूनिवर्सिटीज़ की जो ऑटोनॉमीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, एकेडमिक ऑटोनॉमी, वो हायर एजुकेशन कमीशन ने किसी तरह से रिड्यूस कर दी। और ये जो सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी है कि आप एजुकेशन के नाम पे कंट्रोल करते जा रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में, ये भी फिर हायर एजुकेशन कमीशन की वजह से हो रहा था। और हायर एजुकेशन कमीशन बनने के बाद पाकिस्तान में मेनली फोकस ये था कि सिर्फ आपने साइंटिफिक एजुकेशन को प्राइम फोकस बनाना है। दे मेनली फोकस्ड ऑन साइंटिफिक एजुकेशन एट द एक्सपेंस ऑफ सोशल साइंसेस। अब सोशल साइंसेस जो हैं वो मेरे नज़रिए में आप जो प्योर साइंस है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोशल साइंसेस आपको जो है समझने का, दुनिया को समझने का नज़रिया प्रोवाइड करती हैं। सोशल साइंसेस हिस्ट्री के ज़रिए आपकी गलतियां फिक्स करने को आपको सिखाती हैं। सोशल साइंसेस आपको ये बताती हैं कि यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेसी को आपने रिस्पेक्ट करना है। सोशल साइंसेस आपको ह्यूमन राइट्स सिखाती हैं। सोशल साइंस आपको सिखाती है कि आपने एक कंट्री के साथ डिस्प्यूट किस तरह डिप्लोमेसी से रिजॉल्व करना है। तो ये आपको प्योर साइंस नहीं सिखाती। तो हायर एजुकेशन
में ज़्यादा फोकस जो है प्योर साइंसेस पे किया गया ऑन द एक्सपेंस ऑफ सोशल साइंसेस। आप यूरोप की बात करें तो यूरोप में जो रेनेसांस आया वो सोशल साइंसेस की वजह से था, वो प्योर साइंसेस की वजह से डायरेक्टली नहीं था। इवन जो साइंसेस हैं वो आप डेवलप नहीं कर सकते, जो प्योर साइंसेस हैं आपकी, आप निगेट करते रहें सोशल साइंसेस को। सो एक तरह से जो हायर एजुकेशन का मिशन है उसने इम्प्रूव तो करना चाहा एजुकेशन, हायर एजुकेशन सेक्टर को, लेकिन उसके जो अनवांटेड या अनइंटेंडेड आउटकम्स हैं, यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमीज को एक तरह से रिड्यूस करना, एजुकेशन के प्रटेक्स्ट पे आप सेंट्रलाइजेशन कर रहे हो, आप साइंस पे, प्योर साइंसेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, और इसमें हायर एजुकेशन में आपने ये किया कि आपने पीएचडीज के लिए स्कॉलरशिप्स देना शुरू कर दी विदाउट इस फोकस के कि आपके पीएचडीज के लिए सुपरवाइजर भी अवेलेबल हैं उतने या नहीं। आप इस पॉइंट को भी इसमें इग्नोर करते रहे। आप वन कैन नॉट एक तरह से अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ हायर एजुकेशन बाय द फैक्ट दैट आउट ऑफ टॉप 500 यूनिवर्सिटीज, आप इस मिसाल से समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ हायर एजुकेशन बाय दिस फैक्ट कि दुनिया में जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज हैं उसमें सिर्फ पाकिस्तान की 1 या 2 यूनिवर्सिटीज हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये फिर आपको हाईलाइट करता है कि आपकी जो हायर एजुकेशन है वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर रही जिस तरह से उसे करना चाहिए। अब क्या मसले हैं हायर एजुकेशन के पाकिस्तान में? सबसे पहला जो हायर एजुकेशन का मसला है वो ये है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं या कोई और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डिक्लाइन पे हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और फैकल्टी की तादाद नहीं बढ़ रही। आप यहाँ पे जो GCU लाहौर का मिसाल लें तो उसमें कुछ वक्त पहले 9,000 स्टूडेंट थे, आज की डेट में 20,000 स्टूडेंट हैं, लेकिन टीचर्स की तादाद वहाँ पे नहीं बढ़ी। पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ सालों पहले 30,000 स्टूडेंट्स थे, आज के टाइम में 40,000 स्टूडेंट हैं। लाहौर यूनिवर्सिटी में आज की डेट में 50,000 स्टूडेंट्स तक नंबर पहुंच चुका है। तो ये स्टूडेंट की इंडक्शन इतनी ज़्यादा होना और फैकल्टी की इंडक्शन उतनी ना होना, तो क्वालिटी कंप्रोमाइज हो रही है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। और उसके अलावा ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हाईली क्वालिफाइड जो टीचर्स हैं उनको रिटेन नहीं कर पा रही, उनको अपने पास रख नहीं पा रही, क्योंकि ये उनके एक्सपेंसेस को फिर बियर नहीं करती, उनको इतनी सैलरी नहीं दी जाती। अगर आप यहाँ पे सिर्फ GCU यूनिवर्सिटी का, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो मिसाल लें तो वहाँ पे एक लेक्चरर को 35,000 दिए जाते हैं MA की क्लास को एक पूरा सेमेस्टर पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा, और उसी लेक्चरर को अगर वो MPhil को पढ़ाता है एक पूरा सेमेस्टर तो उसे पूरा सेमेस्टर पढ़ाने के 61,000 रुपीज दिए जाते थे। 2000 ये 18-19 की बात है, एज पर द कोट ऑफ डॉक्टर उस्मानी। तो ये आप देखें कि ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। नंबर 1 प्रॉब्लम यह है कि यूनिवर्सिटीज़ की जो क्वालिटी एजुकेशन है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की वो कंप्रोमाइज़ हो रही है, स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ रही है, वो अपनी फैकल्टी को उतना पे नहीं कर पा रहे कि उन्हें रिटेन कर सकें। और उसके अलावा हायर एजुकेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कंटिन्यूड हैं। नंबर 2 पे आप ये प्रॉब्लम देखें कि जो एजुकेशन है वो एक तरह से कमर्शलाइज हो गई है एजुकेशन, और सोशल सर्विस जो है वो जो सोशल सर्विसेज हैं वो प्राइवेटाइज हो गई हैं। कॉलेजेस जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ उनकी मशरूम ग्रोथ हो रही है। तकरीबन पाकिस्तान में अब तक 200+ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, और ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं ओवरऑल हायर एजुकेशन
हमारा जो है उसके स्टैंडर्ड को कंप्रोमाइज करती हैं। इनका फोकस यही होता है कि एजुकेशन के जो है कमर्शियल फायदे उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इंडक्ट किया जाए और फीसें एक्यूमुलेट की जाए। इनका फोकस एजुकेशन पे ज़्यादा अगर नहीं है तो फिर एजुकेशन कंप्रोमाइज हो रही है, हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड कंप्रोमाइज हो रहे हैं। ये मशरूम ग्रोथ जो होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। नंबर 3, हमारी जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें विजन की कमी है, उनका जो है क्रिएटिविटी की कमी है। एक तो ये कि वो अपने स्किल्ड टीचर को रिटेन नहीं कर पाते, और ये एडमिनिस्ट्रेशन जो यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो अपने जो एकेडमिक साइड्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको ओवरबर्डन कर देती है। टीचर्स को ये भी कहा जाता है कि आप पढ़ाते भी रहो, आप टीचिंग असाइनमेंट भी आपका है, आपने ये सेमेस्टर भी पढ़ाना है, और उसी के साथ साथ आपने ये रिसर्च असाइनमेंट भी आगे बढ़ाना है। तो डबल बर्डन जो है डाल देना यूनिवर्सिटीज़ के विजन में, लेक ऑफ विजन ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, तो ये भी एक जो है हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को कम करने की इसकी जो है ये फैक्टर बनता है। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ के पैक्ट हमारी यूनिवर्सिटीज़ के बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ, डेवलप्ड कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनके कोई डायरेक्ट पैक्ट नहीं है जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट का एक्सचेंज प्रोग्राम पे वो यूके जाए, यूएसए जाए या किसी और कंट्री जाए, इससे स्टूडेंट का एक्सपोजर होता है। वो इन 6 से 7 महीनों में या एक सेमेस्टर के एक्सचेंज पे वो चीज़ें सीख लेता है जो यहाँ रह के वो 4 सालों में ना सीखता। तो ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स की कमी भी हमारा एक प्रॉब्लम है हायर एजुकेशन में। नंबर 5 पे आप ये कहते हैं कि जो एकेडमिक साइड है वो एकेडमिक साइड पे डोमिनेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की, ये पहले भी हमने पॉइंट डिस्कस की। नंबर 6 पे यूनिवर्सिटी के जो, ये मैं कोने में यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं उनका उस तरह से जो है एक्सपोजर यूनिफॉर्म नहीं है। सबका सब टीचर्स जो हैं उनको एक्सपोजर यूनिफॉर्म नहीं है। कोई एमफिल करने के बाद टीच कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन करने के बाद टीच कर रहा है, कोई विजिटिंग फैकल्टी है। तो सब टीचर्स जो हैं उनका एक्सपोजर यूनिफॉर्म नहीं है। आपकी एक सेमेस्टर की क्लास एक रिसेंट ग्रेजुएट ने पढ़ाई, एक क्लास जो है एमफिल टीचर ने पढ़ाई, एक क्लास पीएचडी ने पढ़ाई। तो ये फिर नॉन यूनिफॉर्मिटी जो है एजुकेशन स्टैंडर्ड जो स्टूडेंट्स को मिल रहा है उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और उसके अलावा हायर एजुकेशन में आप ये भी प्रॉब्लम काउंट करें कि जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट मैकेनिज्म है, जिस तरह से टीचर्स को रिक्रूट किया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ की इंडक्शन में फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा है। एक स्टूडेंट जिसकी 2 GPA थी थ्रू आउट द यूनिवर्सिटी, वो आपको कुछ टाइम बाद यूनिवर्सिटी में, उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए नज़र आएगा। तो ये क्यों नज़र आता है इस तरह से? ये क्योंकि फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म ये बहुत ज़्यादा होता है। और यूनिवर्सिटीज़ की ये पॉलिसी कि अपने जो ऑन स्टूडेंट्स हैं उनको फिर प्रेफरेंस दी जाती है, ये फ्लॉड मैकेनिज्म है रिक्रूटमेंट का। और उसके अलावा अगर आप जो रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया डेवलप्ड कंट्रीज में हैं वो उनको अडॉप्ट नहीं किया जाता। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें ये देखा जाता है कि अगर आपने लेक्चरर की जॉब हासिल करनी है तो आपने उस फील्ड में आर्टिकल्स कितने पब्लिश किए हैं, आपका जो है पास्ट एकेडमिक जो रिकॉर्ड है वो कैसा रहा है, फिर आपकी बाकी स्किल्स को भी टेस्ट किया जाता है। तो इसको जो है और लुक किया जाता है जब हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट की जाती है, जो कि एक प्रॉब्लम बनता है। अदर देन दिस जी, हमारी यूनिवर्सिटीज के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे रिसर्च की कमी है। 3 ऐसे काम होते हैं जो अगर सही से परफॉर्म किए जाएं
और उनको परफॉर्म किया जाए तो वो एक यूनिवर्सिटी को एक कॉलेज से डिस्टिंग्विश करते हैं। तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के बीच में मेन डिस्टिंक्शन 3 कामों से होता है। एक, नॉलेज जो है उसकी डिसिमिनेशन, नॉलेज का फैलाना, एक ये काम। दूसरा, आप जो नॉलेज प्रोड्यूसर्स हैं या जो टीचर्स हैं जो नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं या जो रिसर्चर्स हैं, उन्हें ट्रेन करने का काम। और तीसरा जो काम है वो ये है कि आप न्यू नॉलेज क्रिएट करते हैं। तो ये जो नॉलेज, पहला जो काम है नॉलेज को डिसिमिनेट करना, ये तो कॉलेज भी परफॉर्म करता है। तो यूनिवर्सिटीज का काम ये है कि यूनिवर्सिटीज ने जो नॉलेज प्रोड्यूसर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनकी भी ट्रेनिंग करनी होती है। और जो न्यू नॉलेज है जिसमें रिसर्च वर्क हो गया, आपने कोई नई जो है फील्ड में आपने जो कोई प्रीवियस जो फील्ड है उसमें कोई नई थीसिस डेवलप करनी है, पीएचडीज आपने प्रोड्यूस करने हैं, तो ये काम यूनिवर्सिटीज का होता है। अगर ये यूनिवर्सिटीज ये काम दोनों नहीं कर रही तो फिर यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में तो डिस्टिंक्शन नहीं है। और पाकिस्तान में बड़ा मसला ये है कि रिसर्च की कमी है। ये जो दूसरा और तीसरा काम है ये यूनिवर्सिटीज में उस तरह से नहीं होता जितना होना चाहिए। एक, जो नॉलेज प्रोड्यूसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग, और दूसरा न्यू नॉलेज की क्रिएशन या न्यू नॉलेज की प्रोडक्शन, ये यूनिवर्सिटीज में, ये रिसर्च के एरिया में काउंट होता है। ये इसकी बहुत कमी है। नंबर 9 पे हायर एजुकेशन का आप ये भी प्रॉब्लम देखें कि हमने पीछे कितने 8 9 है, तो 9 में आप देखें कि यूनिवर्सिटीज में ये जो सबैटिकल ग्रांट्स हैं, इस सबैटिकल ग्रांट्स की बहुत कमी है हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में। सबैटिकल ग्रांट्स कहते हैं कि आपको, किसी टीचर को 1 साल की लीव दी जाती है, आप 1 साल पूरा नहीं पढ़ाएंगे और उस साल के दौरान आप किसी रिसर्च पर्पस के लिए अपना टाइम डेडिकेट करते हैं, आप कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ये फिर मुख्तलिफ जो है टाइम पीरियड्स के बाद ये सबैटिकल ग्रांट्स दी जाती हैं। और ये कल्चर जो है प्रमोट करता है टीचर के अंदर जो है न्यू स्पिरिट, न्यू एंथुसिज्म। दोबारा से जब वापस यूनिवर्सिटी अगर आएगा इतने साल के बाद, या तो वो न्यू रिसर्च करेगा, उस टाइम को प्रोडक्टिव बनाएगा, वो खुद ट्रैवल करेगा, उसका एक्सपोजर होगा। तो इस सबैटिकल लीव्स के कल्चर का एब्सेंस होना भी हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए एक प्रॉब्लम है। ये एक तरह से टीचर्स को नेसेसरी रिलीफ प्रोवाइड करता है, वो अपनी टीचिंग स्किल्स को रिसर्च के जरिए इम्प्रूव कर लेते हैं, तो इसकी कमी है। उसके अलावा जी जर्नल जो हम पहले प्रॉब्लम लिस्ट कर चुके हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी सेम है। इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी का लिंकेज कम होना। 11 पे जीडीपी का कम हिस्सा हायर एजुकेशन के लिए या एजुकेशन सेक्टर के लिए अलोकेट करना। आप नंबर 12 पे जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज हैं उनके लिए फंडिंग्स की कमी होना। ये सेम जो पीछे हमने बातें रिपीट की हैं, हायर एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे यही मसले अप्लाई होते हैं। और ये जो लेक ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है ये भी एक प्रॉब्लम है। नंबर 14 पे आप 18th अमेंडमेंट के बाद ये जो रोल चेंज हो गया है फेडरल गवर्नमेंट का, यूनिवर्सिटीज़ अब जो है जो प्रोविंसेस में है, एजुकेशनल सेक्टर जो है, हेल्थ सेक्टर जो है, वो फिर प्रोविंसेस के कंट्रोल में आ गया है। तो ये भी इसको सही तरह से इम्प्लीमेंट करना, ये भी एक तरह से एजुकेशनल और हायर एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम है। अब ये जर्नल कुछ प्रॉब्लम्स थे जिनको अगर आप लिस्ट करना चाहें तो और ज़्यादा आप लिस्ट करते जा सकते हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट्स जो हैं उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है इफ़ेक्टिव गवर्नेंस की,
ये जो स्पेशल एक्ट है पार्लियामेंट का, उसके तहत आप इंडिया में देखें कि एक मिसाल आपको मिलता है कि इंडिया की फेडरल गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी बिल्ड की बिहार के अंदर थ्रू स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये फिर पाकिस्तान में करने की ज़रूरत है। इस तरह के स्पेशल एक्ट आने चाहिए कि आप फेडरल कंट्रोल में यूनिवर्सिटीज़ को किसी स्पेशल एक्ट में दे दें, प्रोविजनल यूनिवर्सिटीज़ में उनको उनकी जो है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का ज़िम्मा फेडरल गवर्नमेंट पे आ जाए, और यूजिंग दिस फेडरल गवर्नमेंट कैन इंटरवीन, ये भी एक रास्ता है। अदर देन दिस जी, आप कुछ जर्नल प्रॉब्लम्स जो हैं इसके अलावा मैं यहाँ पे लिस्ट करते जा रहा हूँ हायर एजुकेशन के। हायर एजुकेशन में जो यूनिवर्सिटीज़ में HEC का इंटरफेरेंस है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखें कि जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं, उनमें इनकंसिस्टेंसीज़ का होना, कभी गवर्नमेंट का फोकस होता है प्राइवेटाइजेशन पे, कभी फोकस होता है कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को फ़रोख्त दी जाए, जिसमें सेमी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को बनाया जाए। तो ये इनकंसिस्टेंसी एजुकेशनल पॉलिसीज़ में ये भी एक बड़ा जो है प्रॉब्लम है। अदर देन दिस जी, आप ये कह लें कि जो सोशल साइंसेज़ हैं, उनको नेग्लेक्ट किया जाता है। ये हमने पहले बात की कि सोशल साइंसेज़ क्यों ज़रूरी हैं, और फ्रीक्वेंट अपग्रेडेशन हो रही है कॉलेजेस की, कॉलेज टू यूनिवर्सिटीज़ हो रहे हैं, और उन कॉलेजेस में उस तरह की फैकल्टी नहीं है, रिसर्चर्स नहीं है, लाइब्रेरीज नहीं है, लैब्स नहीं है। वो फिर आप जैसे यहाँ पे मिसाल आप ऐड कर सकते हैं, सरगोदा यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज था, उसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया, लेकिन उसकी जो है फैसिलिटीज़ वैसी नहीं है। आप यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी का मिसाल दे सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। और आप यहाँ पे ये मिस प्रॉब्लम भी ऐड करें कि जो स्टूडेंट टू टीचर रेशो है, वो यूनिवर्सिटीज़ में उसकी डिसप्रोपोर्शनैलिटी है। अब यहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज़ का भी मिसाल दे सकते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी का मिसाल दे सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की तकरीबन 30 टू 40 टीचर्स जो हैं, वो 1400 प्लस स्टूडेंट्स के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के, ये जो PU यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है, तो उसमें देखें कि 1400 स्टूडेंट्स के लिए 30 टू 40 टीचर्स। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं, इसमें से कुछ PhD करने वाले स्टूडेंट्स हैं, कुछ MPhil वाले हैं, कुछ मास्टर्स वाले हैं। तो ये जो है डिसप्रोपोर्शनैलिटी, स्टूडेंट्स का ज़्यादा होना, टीचर्स का कम होना, तो टीचर्स जो है अपना अटेंशन स्पैन कैसे सबको बराबर दे, ये बड़ा मसला है। और स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन की कमी होना, एजुकेशनल इनइक्वालिटीज़, जो बच्चे जो है मुख्तलिफ एजुकेशनल सिस्टम से गुजर के यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, फिर उनकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट होता है। और ये जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट की तरफ जो एंट्रेंस टेस्ट हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, इनका जो है डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस है। ये जर्नल जो हैं, हमने प्रॉब्लम हाईलाइट किए हैं ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम के। जर्नली हमने एजुकेशन सिस्टम के प्रॉब्लम देखे, फिर हमने एजुकेशन सिस्टम के प्रॉब्लम देखे कि फीमेल के पर्सपेक्टिव में क्या है, टीचर्स के पर्सपेक्टिव में क्या है, हायर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में क्या है।